हाँ, तो आज मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाने वाला हूँ। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, जिसने बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा और जो सीए इंटर का स्टूडेंट है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है? तो बात आती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस कॉस्टिंग का एक पार्ट होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस कॉस्टिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है? तो आप अपना एडवांस कॉस्टिंग में देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक अलग चैप्टर होगा। उसका अंदर आपको क्या करना है वो तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो देखिए आपको इसे सीखना कैसे है? आपको सीखने के लिए हर चीज़ सीखने के लिए तो दो ही तरीका होता है ना। एक होता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंडिंग कर लो और दूसरा तरीका होता है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का अंदर आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब भी आपको नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका पिलर होता है कि आपका आपका क्या क्या कहते हैं उसे, कॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का पिलर होता है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है तो इसका मतलब ये चैप्टर तो भाड़ में गया। ठीक है, तो इसे डीपली अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे मैं चलूँगा, आपको उसी तरीके से चलना है। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, अगर मेरे साथ आप एफर्ट दोगे तो मैं आपको पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग दिमाग में ला दूंगा। ठीक है, आपको मेरे साथ चलना है, जैसे मैं सिखाता हूँ ऐसे ही चलना है। तो देखिए अब बात आती है मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? मार्जिनल मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट किसको लगता है? एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगता है जो मैनेजरियल पर्सन होता है। कौन? जो मैनेजरियल पर्सन होता है। ठीक है, समझा? तो मैनेजर लोग क्या करते हैं? मैनेजर लोग जब बजट बनाते हैं तो बजट का अंदर इन लोगों ने थोड़ा सा एस्टिमेटेड करते हैं कि बजट तो पूरा एस्टिमेटेड ही है ना। तो बजट के अंदर सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर मैं 10% प्रॉफिट रखना चाहता हूँ तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। समझ गया? किस तो किन को जानना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट? धीरे धीरे आप पूरा समझ जाओगे, तो सुनते जाइए मेरा बात। ठीक है, तो आप बात आती है मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए मैं जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस करवा ही दूंगा, लेकिन उसका साथ मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डीपली अंडरस्टैंडिंग करूँगा। जिनकी वजह से क्या होगा, आप किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करना आप खुद ही कर सकते हो। आपका किसी का सॉल्यूशन देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग होता है कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। क्या बोला मैंने? कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। देखिए तो बात आती है इधर कॉस्ट क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा यूनिट का मतलब क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का अंदर जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट दो तरीके का होता है। ठीक है, कॉस्ट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। समझा? कौन कौन कॉस्ट होगा? एक होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, देन विल गो टू एक्स्ट्रा यूनिट। ओके, तो बात आती है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आप नहीं समझ सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। तो मान तो एक एग्जांपल ले लेना, क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हो? मैं एक शू मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक, ये शू तो हुआ नहीं, जैसा भी हो। ठीक है,
आप एक शू मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। देखिए शू का नीचे क्या होता है, सोल होता है इसका, है ना, और ऊपर का आप समझ लीजिए ये वाला कॉटन होता है और इधर लेदर लगा हुआ है। ठीक ठीक है। तो 3 टाइप्स का चीज़ से बना है हमारा शू। क्या क्या? ये वाला लेदर, सॉरी ये वाला सोल, ये वाला लेदर और ये वाला कॉटन। समझा? तो मुझे ये वाला मुझे शूज़ को प्रोड्यूस करना है, तो मैं शूज़ को बनाऊंगा कहाँ पर? मुझे एक घर लेना पड़ेगा रेंट पे। ठीक है। अगर खुद का घर होगा तब भी समझ जाओगे क्या बोलना चाहते हो। आप एक घर ले रहे हो रेंट पर। ठीक है। मान लीजिए एक घर का रेंट आप मंथली 10,000 रेंट दे रहे हो। ठीक है। और जो सोल है ना, सोल का कीमत मान लीजिए 10 रुपीज़। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। एक्चुअली में ऐसा तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा। लेदर का कीमत मान लीजिए 20 रुपीज़ और कॉटन का कीमत मान लीजिए कितना, 5 रुपीज़। ठीक है। तो एक शू बनाने के लिए मुझे इन 3 टाइप्स का मटेरियल लगता है। तो मुझे बताओ कि एक शूज़ बनाने के लिए मुझे टोटल कितना कितना कॉस्ट लगता है। मुझे कॉस्ट लगता है, लेदर के लिए 20 रुपीज़ का लेदर लगेगा, सोल के लिए 10 रुपीज़ का सोल और 5 रुपीज़ का कॉटन। तो मुझे टोटल 35 रुपीज़ लगेगा एक शू। एक शू मतलब एक पेयर सा मान लीजिए। ठीक है। तो 35 रुपीज़ मुझे लगेगा। अगर मैं 2 शूज़ बनाना चाहता हूँ तो मुझे कितना लगेगा? तो मुझे लगेगा 70 रुपीज़। अगर मैं 3 शूज़ बनाना चाहता हूँ तो मुझे कितना लगेगा? 105 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जितना क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हूँ, क्वांटिटी मतलब मैंने जितना क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हूँ उससे क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। समझा? मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, समझ लेना। समझे इसका? मैंने क्या बोला? अगर मैं यूनिट का मतलब क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। समझा? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो पर यूनिट का हिसाब से इंक्रीज होता है। अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूँगी तो मेरा कॉस्ट भी 1 यूनिट एक्स्ट्रा ही लगेगा। ठीक है। अगर मैं 10 यूनिट बनाना चाहती हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? 1 यूनिट के लिए 35 रुपीज़ लगेगा। तो 10 यूनिट के लिए मेरा कितना लगेगा? 350 रुपीज़ लगेगा। तो जैसे जैसे मैं यूनिट को मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ ऐसे ही मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। समझा? इस टाइप का कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब दूसरा तो इससे समझ गया। और एक चीज़ समझ लेना, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट होता है। ठीक है। डायरेक्ट होता है मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, किसे कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, देखिए आप 10 शूज़ बनाना चाहते हो और आप 2 शूज़ बनाना चाहते हो। तो आपने 2 शूज़ बनाया, कितने में बनाया? 70 रुपीज़ में। आप अगर मार्केट में सेल करना चाहते हो तो कितने रुपीज़ में सेल करोगे? 70 रुपीज़ में। 70 रुपीज़ में तो आपका कॉस्ट पड़ा ना। आपको कॉस्ट कितना लगा? 70 रुपीज़। आप मान लीजिए इसका आप चाहते हो कि 30 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट करना है, तो आप 30 रुपीज़ ऐड करके 100 रुपीज़ में सेल कर देते हो। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा? देखिए ये वाला कॉस्ट किस चीज़ के लिए? शू मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन शू मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जो गोडाउन रेंट पे लिया, इसका रेंट आप क्या खुद का जेब से दोगे? इसका रेंट आप क्या खुद का जेब से दोगे?
अगर आप 100 रुपीज़ में शू को सेल करना चाहते हो, मान लीजिए फुल मंथ में आप ओनली 2 शूज़ बनाया, ठीक है, इसको आपने 100 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो इससे आपको क्या, आप सोच रहे हैं कि मुझे 30 रुपीज़ प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मंथ का एंड में जब टेनेंट ने आके आपको बोलेगा कि मेरा रेंट दो 10,000 रुपीज़, तब आपका मन में क्या होगा कि मैंने तो अर्न किया 30 रुपीज़, लेकिन मेरा कॉस्ट जा रहा है कितना, मतलब रेंट जा रहा है कितना, 10,000 रुपीज़। इससे आपको ही नुकसान होगा, समझा। इसलिए आप अगर 2 शूज़ बनाते हो तो आपको 2 शूज़ सेल कितने में करना होगा, 70 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट 30 रुपीज़। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ तो जूते के लिए, मतलब शूज़ के लिए, और 10,000 रुपीज़ आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वाला, ठीक है। तो इसको ऐड करके आपको 10,100 में बेचना होगा। अगर आप 10,100 में बेच पाओगे तभी जाके आपको 30 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। और इतने में तो आप बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने इसी शूज़ को उन्होंने और भी कम प्राइस में बेच देगा, समझा। तो इसके लिए आपको हर चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो अब बात आती है, ये वाला हम फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कहते हैं, इससे रेंट को हमने फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कहते हैं। रेंट को हमने फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए कह रहा है, देखिए आप अगर 2 शूज़ बनाते हो तो इनको आपका जो घर का ओनर होगा, जिससे अपने घर रेंट पे लिए हो, उनको क्या आप 10,000 से कम पे करोगे, कम कम में तो वो वाला आदमी नहीं मानेगा। और अगर आपने जूते ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, 10 यूनिट या फिर मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, तो इसके वजह से क्या आप उनको 10,000 के जगह जगह पर 20,000 दोगे, ऐसा तो आप दोगे नहीं। तो आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो या जितना भी आपका यूनिट घटा लो, आपका जो कॉस्ट फिक्स्ड होगा, जिससे आपको पे करना ही होगा, आप अगर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उसका वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वाले खर्चे को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, समझ गया। फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं हम यूनिट कितना भी प्रोड्यूस कर ले, हमारा ये वाला कॉस्ट तो हमारा जेब में से जाएगा ही, इसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इस टाइप का कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और जो कॉस्ट हमारा यूनिट का हिसाब से इंक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब इसके अलावा और क्या होता है, देखिए जो लेबर होते हैं, लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर नहीं, डायरेक्ट लेबर को आप क्या करोगे, डायरेक्ट लेबर को आप कहेंगे कि अगर आप एक शूज़ बनाओगे तो आपको 10 रुपीज़ मिलेगा, अगर आप 2 शूज़ बनाओगे तो आपको 20 रुपीज़ मिलेगा, ऐसे ही तो आप उन लोगों को दोगे ना। तो इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, इन सब वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो आपका ऑफिशियल वर्कर है, जो आपका ऑफिस में काम करता है, उनको तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा जितना सेल होगा तो उनका रेमुनरेशन में से आपको कुछ दे दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी कंप्यूटर में बैठा हुआ है, आपका डेटा एंट्री कर रहे हैं, उनको तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि अगर 10 जूते मेरा सेल हुआ तो मैं आपको 1,000 रुपीज़ दूंगा, अगर मेरा 20 सेल हुआ तो मैं आपको 2,000 दूंगा। तो ऐसे तो लड़का काम छोड़ के चला जाएगा ना, तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे। तो समझ गया। तो जो मैनेजर होगा, मैनेजर का आपका फिक्स सैलरी देना पड़ेगा 50,000 या 40,000, जो भी मंथ का आएगा। तो इन टाइप्स का खर्चे को हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इतना देर तक मैंने आपको जो भी समझा, आपका दिमाग में बैठा या नहीं, पहले अभी से चेक कर लेना। देन हम लोग जाते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते जाइए, क्वेश्चन कैसा होगा वो आप बाद में समझ सकते हो, अब बाद में देख पाओगे ना, मैं तो आपको क्वेश्चन करवा ही दूंगा, तो ऐसे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मैं आपको जितना समझाता हूँ उतना आप समझ लीजिए। अब बात आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग
आप जो भी टीचर के पास जाओगे, वेरियस टीचर वेरियस टाइप से कर आपको समझाएगा, ठीक है। लेकिन आपको, आप जो भी टीचर से पढ़ोगे कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट का ऊपर अटक रहना पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में आप जैसे बैठाते हो, अगर किसी भी टीचर दूसरा तरीका से आपको समझाता है तो उसे भी आप आपका आपका फार्मूला का अंदर कन्वर्ट कर लेना, तभी जाके आप सीख पाओगे। नहीं तो आपका दिमाग से आज बैठेगा लेकिन काल उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ। इस फॉर्मेट का बेसिस से हम पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आपको करना क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो इसका ऊपर बेस इस तो इनको बेस बना के हमने पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग हमको ख़त्म करना है, ठीक है। इनको बेस बनाना पड़ेगा। मतलब इसी क्वेश्चन से हम पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का जितना भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो भी कुछ है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमने अगर हर बार हर बार अलग अलग क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जितना भी कोशिश होगा मुझे पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का ऊपर बेस बना के हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लेना। तो इसको पहले लिख लीजिए, देन मैं कैसे सॉल्व करना है दिखाता हूँ आपको। लिख लिया। अब मैं जैसे फॉर्मेट बनाता हूँ आप भी ऐसे फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। तो अब देखिए पहले मैंने क्या लिखा, सेल्स। सेल्स में से मैंने क्या माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देन मैंने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन। बाद में मैंने माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। आप इतना लिख लीजिए, जैसे मैंने गैप दिया ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन को आपने ड्रॉ अगर कर लिया मतलब लिख लिया तो अच्छा होगा। देखिए सेल्स कितने हमने किए पहले लिखिए। हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो तो इसका साइड में लिख लीजिए 10,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या है, ये क्या आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 10 लाख। 10 लाख आएगा, तो इधर लिख लेना 10 लाख, समझा। देन आएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या क्या बोला था मैंने, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना चाहिए, कॉस्ट चाहिए। देखिए वेरिएबल कॉस्ट 60 पर यूनिट, इसका मतलब क्या, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो हमने जितना भी सेल किया उतना यूनिट तो हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको वेरिएबल कॉस्ट कितने का लगेगा, 10,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 60, इसका मतलब कि कितना आएगा, 6 लाख, ठीक है। तो देखिए हमने टोटल सेल्स किया 10 लाख। उनमें से हम क्या किए, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किए। तो हमको जो भी मिलेगा कितना मिलेगा, 4 लाख। तो इन 4 लाख को हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन, समझा। वर्ड को दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। सेल्स कितने में किया हमने, 10 लाख का सेल्स किया। तो इनमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया। तो माइनस करने के बाद हमको जो भी मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन होने के बाद हमको क्या देखना है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 2 लाख का। तो 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 2 लाख। तो इन 2 लाख को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, समझा। इस चार्ट अगर आपका दिमाग में बैठ गया तो आप पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग इजीली ख़त्म कर सकते हो। यही होता है हमारा फॉर्मूला, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इनमें से क्या ऐड करना है, अगर मैं अगर अगर क्वेश्चन ने हमको
जिज्ञासा किया कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। और हम दूसरा तरीका से भी कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हमने ऐड किया तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और भी बहुत सारा तरीका होता है, उससे हम इसका एनालिसिस से समझेंगे। तो इतना तो अब समझ गए ना। पहले मैंने क्या किया, सेल्स लिखा, सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमको क्या मिला, कंट्रीब्यूशन मिला। ठीक है, समझ लेना। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन में से हम अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए, सेल हमारा पर यूनिट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब एक यूनिट का सेल कितना होगा हम बता सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का कितना होगा ये भी हम बता सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आप एक यूनिट का कितना होगा अब बता सकते हो। कैसे, ऐसे बताना, 100 में एक यूनिट मैंने 100 रुपीज़ में सेल करता हूँ, तो उनमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 रुपीज़ चला जाएगा तो हमको कितना बचेगा, 40 रुपीज़ बचेगा ना। तो इनको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। एक यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन कितना, 40 रुपीज़। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को हम पर यूनिट से मेजर नहीं कर सकते, समझा। फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक यूनिट के लिए बता नहीं सकते, क्योंकि हम कितना यूनिट बनाएंगे ये तो सेल का मतलब मंथ एंड होने का टाइम पे बताएगा ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा याद रखना कि हम एक यूनिट का हिसाब से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा मंथ का खर्चा होता है। और प्रॉफिट आप एक यूनिट के लिए निकाल सकते हो। देखिए, आप इधर अगर एक यूनिट के लिए निकलना चाहते हो तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज़, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपीज़। इनमें से अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, आपको तो नहीं डिडक्ट कर सकते हो आप ना, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 40। लेकिन ये 40 गलत होगा, क्योंकि आप अगर एक यूनिट के लिए 40 रुपीज़, एक यूनिट बेचने से आपको 40 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, तो 10,000 यूनिट बेचने से तो आपको 4 लाख रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना, 2 लाख प्रॉफिट। तो इसलिए प्रॉफिट भी आप एक यूनिट का हिसाब से नहीं निकल सकते हो। ठीक है, समझ गया। तो अब देखना, आप अगर क्वेश्चन आपको जिज्ञासा करते हैं कि बताओ कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला कि मुझे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ। समझना अच्छे से। क्वेश्चन ने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ। तो आप कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बोलोगे, सेल में से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, लिख लेना। सेल्स में से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमको क्या मिलने वाला, कंट्रीब्यूशन। समझा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि हमने अगर प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। देखिए, प्रॉफिट कितना, 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 2 लाख, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया तो हमें कितना मिलेगा, 4 लाख। तो इसे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। तो दूसरा फार्मूला भी मिल गया, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला, कंट्रीब्यूशन मिलने वाला। समझ गया। तो अब बात आती है, एक दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ, याद रखना कि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है,
मतलब जीपी परसेंटेज कैसे निकलता है, तो आप क्या बताओगे? जीपी परसेंटेज कैसे निकलता है, क्या बताओगे? जीपी परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा जीपी जितना भी मिला ट्रेडिंग अकाउंट से, उनको हम क्या करेंगे, सेल्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा जीपी परसेंटेज। समझा ना? जीपी का परसेंटेज निकाला मैंने। कैसे निकाला? हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो इधर जीपी आएगा ना, जीपी तो आता है ना, उस जीपी को लिखो और नीचे क्या लिखना है, इधर जो सेल्स होता है सेल्स को लिखो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, तो इससे हमको क्या मिलने वाला, जीपी परसेंटेज मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही इधर भी एक परसेंटेज हमको निकालना पड़ता है। इधर जो कंट्रीब्यूशन लिखा है ना, इस कंट्रीब्यूशन को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो मैंने क्या बोला, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो किसका नाम होता है, किसका दूसरा नाम होता है, कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है पीवी रेशियो। समझा? पीवी रेशियो क्या होता है वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है पीवी रेशियो। ठीक है ना? तो और समझ लेना, पीवी रेशियो हर वक्त परसेंट का फॉर्म में ही निकलता है। पीवी रेशियो हर टाइम परसेंट का फॉर्म में ही निकलता है और दूसरा किसी फॉर्म में निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना आएगा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर पीवी रेशियो कितना आएगा? पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल का इसमें कितना परसेंटेज है, आपका कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंटेज है, उसे ही हम कहते हैं पीवी रेशियो। समझा? पीवी रेशियो किसे कहते हैं, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम होता है। आपका कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंटेज है उसे ही हम कहते हैं पीवी रेशियो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपका दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो पीवी रेशियो बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि जीपी था, इधर हमको क्या था, कंट्रीब्यूशन, इधर हमको क्या था, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना, 4 लाख, तो लिख लेना 4 लाख। ये तो है 4 लाख, 10 लाख का कितना परसेंट है, मतलब सेल्स का कितना परसेंट है, तो सेल कितना, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमें कितना मिलेगा, ये 2 0 काट देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 काट देना, कितना मिलेगा, 40% हमारा पीवी रेशियो होता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या समझा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, इधर लिख लेना पीवी रेशियो, इधर एक लाइन छोड़ देना, और एक दूसरा फॉर्मूला है उससे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। समझा? इसे हम कहते हैं पीवी रेशियो। समझ गया? पीवी रेशियो क्या होता है, हमारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंटेज होता है उसे हम कहते हैं पीवी रेशियो। तो देखिए, अब इधर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया, समझ लीजिए, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं बताया, आपको क्वेश्चन ने बताया कि हमारा पीवी रेशियो सेल्स का 40%, हमारा पीवी रेशियो सेल्स का 40%, और आपको सेल दिया हुआ है 10 लाख का, तो आप मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होगा। मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सेल्स होता है कितना, 10 लाख, पीवी रेशियो कितना, 40%, तो फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो आप ऐसे लिख लेना, हमारा जो फॉर्मेट होगा उसे हम हर वक्त रिपीट करेंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है, 10 लाख, लिख लीजिए। इनमें से हम माइनस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए। तो जो भी निकलेगा इसे हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कैसे निकलता है। पीवी रेशियो सेल्स का परसेंटेज, सेल्स का परसेंटेज। तो पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है, 40%, मतलब सेल का 40% हमारा पीवी रेशियो। सेल का 40% हमारा पीवी रेशियो, परसेंट उठा दो तो मतलब कितना, जो भी निकलेगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सेल का 40% हमारा पीवी रेशियो, तो सेल का 40% जो भी निकलेगा उसे तो हम कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होगा पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन अगर हमको कंट्रीब्यूशन दे देता है, पीवी रेशियो आस्क करता है, तो भी हम सेम आंसर देंगे। और क्वेश्चन हमको पीवी रेशियो दे देता है, कंट्रीब्यूशन का आस्क करता है, तो भी हम सेम आंसर देंगे। ठीक है, तो पीवी रेशियो कितना, 40% ऑन सेल। सेल का 40% करोगे तो कितना आएगा, 4 लाख। ठीक है ना, समझा। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, सो फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन। तो हमको क्या पता, हमको पता है कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो कैसे निकलता है, ए वाला सेल्स का परसेंटेज है, हमेशा सेल्स का परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर सेल्स का परसेंटेज है तो सेल तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो सेल का 40% काट दो, इतना ही आएगा हमारा पीवी रेशियो। और इतना ही आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, आप अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे। देखिए इधर तो कुछ होगा ना, 10 लाख से कुछ माइनस करने के बाद हमारा 4 लाख निकलेगा। तो कौन सा अमाउंट माइनस करने के बाद हमारा 4 लाख निकलेगा, तो इससे ए वाला माइनस कर देना, तो कितना आएगा, 6 लाख, है ना। तो सेल में से, सेल था हमारा 10 लाख, इनमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा कितना, 4 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इधर और एक फॉर्मूला भी बना लिए कि अगर क्वेश्चन ने हमको कभी भी वेरिएबल कॉस्ट जिज्ञासा करता है, तो हम रिप्लाई क्या देंगे, हम रिप्लाई देंगे कि हम अगर सेल्स में से कंट्रीब्यूशन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। समझा। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो। देखिए, ये वाला अगर समझ गया तो दूसरा तरीका देख लीजिए। जब आपको पीवी रेशियो दिया हुआ रहेगा, पीवी रेशियो कितना, 40%, हमारा सेल कितना होगा, सेल हमेशा 100% ही होगा ना, सेल हमेशा 100% होगा। तो अगर 100% को हम, कहाँ लिखूँ, इधर ही देखना, 100% हमारा पूरा सेल होता है हमेशा। तो सेल का अगर 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो 60% का कहाँ चला जाएगा, 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, सेल्स सेल्स हमारा 100% होता है, सेल्स का 40% अगर हमको कंट्रीब्यूशन होगा, तो 60, तो रिमेनिंग 60% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। समझा। तो आपने एनालिसिस क्या किया, आपने एनालिसिस किया कि अगर पीवी रेशियो जितना परसेंट दिया हुआ रहेगा, 100 में से माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे समझ लीजिए कि आपको पीवी रेशियो क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि 30%, आपको क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि पीवी रेशियो 30%। तो इसका मतलब आपका दिमाग दो तरीके से सोचेगा। क्या सोचेगा, आपका दिमाग सोचेगा कि
सीधा सीधा बात है कि पीवी रेशियो 30%, इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन भी सेल्स का 30% ही आएगा। और आपका दिमाग दूसरा तरीका से भी सोचेगा कि पीवी रेशियो 30% दिया हुआ है, इसका मतलब जो 70% बचा हुआ है वो किस चीज़ के लिए खर्च हुआ है हमारा, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें खर्च हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आपको पीवी रेशियो दे देगा, आपको आपको दो तरीके से समझना होगा कि पीवी रेशियो जितना दिया हुआ है ये हमारा सेल्स का कंट्रीब्यूशन होगा, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा 100 में से हमेशा सेल्स हमेशा 100% होगा, 100% से माइनस कर देना पीवी रेशियो को, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट 70% जाने का बाद ही तो हमारा कंट्रीब्यूशन मतलब हमारा प्रॉफिट 30% निकलेगा। ये मैंने जो प्रॉफिट बोला वो प्रॉफिट लास्ट का प्रॉफिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी हमारा एक तरीके का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले जो एग्जाम्पल दिया उसको ध्यान से देखना कि मैंने आपको क्या बोला था। आप अगर 2 जूते बनाते हो, 70 रुपीज़ आपको खर्च होता है, और आप इसको 100 रुपीज़ में बेचते हो, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट तो देखा ही देगा ना, 30 रुपीज़। ये वाला प्रॉफिट को हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो आपको लॉस होगा अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं किया। ये वाला प्रॉफिट मतलब ये वाला कॉस्ट अगर आपने नहीं ला पाओगे तो आपको तो लॉस होगा, इसे छोड़ दीजिए। आप इतना समझ लीजिए कि कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है पीवी रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन बोथ आर सेम, इसे समझ लेना। अगर क्वेश्चन ने आपको पीवी रेशियो का परसेंटेज दे देगा तो आपको क्या समझना होगा कि जो जितना भी पीवी रेशियो का परसेंटेज दे देगा उतना ही आपका सेल्स का कंट्रीब्यूशन बनेगा। क्वेश्चन ने आपको बोला कि 40% हमारा पीवी रेशियो है, इसका मतलब सेल्स का 40% आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। और आपको दूसरा क्या समझना होगा, दूसरा चीज़ समझना होगा कि क्वेश्चन कह रहा है सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन होता है, तो रिमेनिंग जो 60% वो कहा गया, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का अंदर खर्च हुए हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ गया तो इतना नोट कर लेना। ठीक है।